रीड 2011। यहाँ साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है, परिधीय होती है। केंद्रक के खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन थे। एक प्रारूपीय पादप कोशिका में केंद्रक परिधि पर स्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में स्थित होता है। पादपों में अनुवांशिकीय पदार्थ आरएनए होता है, जबकि जंतुओं में डीएनए होता है। केंद्रक दो भागों में विभक्त होता है, केंद्रिका प्लस केंद्रक द्रव्य में। निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म गोलाकार छड़ या कण के आकार की संरचना पाई जाती है, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया तथा लाल हरे शैवाल की कोशिकाओं को छोड़कर पौधों व जंतुओं की समस्त जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई सामान्यतः 5 mm होती है। इनका व्यास 0.2 से 2 मिली माइक्रोन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, शक्ति ग्रह और ऊर्जा केंद्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ सभी खाद्य पदार्थों, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है। समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था है प्रोफेज। प्रोफेज सबसे लंबी प्रावस्था है। यहाँ से परोक्ष कोशिका विभाजन भी इसे कहा जाता है। समसूत्री विभाजन को माइटोसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1882 ईस्वी में वॉल्थर फ्लेमिंग द्वारा किया गया। माइटोसिस का अर्थ धागे की तरह निर्माण करना है। समसूत्री विभाजन एक जटिल प्रक्रिया में जो 5 अवस्थाओं में संपन्न होता है, जो निम्न प्रकार है: विश्रामावस्था, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज। मेटाफेज सबसे लंबी अवस्था है। एनाफेज व टेलोफेज। वायरस जनित रोग है पोलियो। यहाँ से वायरस जनित रोग है। यह रोग पोलियो मेलाइट्स वायरस द्वारा फैलता है। इस रोग में विषाणु भोजन व जल के साथ आंतों में, बच्चों की आंत में पहुंच जाते हैं। मांसपेशियां सिकुड़ जाती है व टांगे, हाथ व कटी प्रदेश निष्क्रिय हो जाते हैं। कभी कभी विषाणु मस्तिष्क के श्वास केंद्र को नष्ट भी कर देते हैं, जिससे रोगी श्वास नहीं ले पाता। प्रभावित अंग होता है इसका तंत्रिका तंत्र। भोजन में निम्न में से किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो अगर हम यहाँ से देखें, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रासायनिक नाम है रेटिनॉल। बी की कमी से यहाँ से बेरी रोग होगा। थायमीन रासायनिक नाम है इसका। विटामिन बी की कमी से बेरी। यह जल में घुलनशील 11 प्रकार के विटामिनों का समूह है। इस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है। विटामिन B1 से होता है बेरी। विटामिन B2 से होता है यहाँ से शरीर के भाग में कमी होती है, किलोसिस। विटामिन B3 से होता है पेलग्रा। B6 से होगा डर्मेटाइट्स, चर्म रोग। B7 से होगा मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी व भूख में कमी। B9 से होगा आरबीसी की परिपक्वता में कमी होगी। B12 से होगा शरीर में स्नाविक दोष आ जाते हैं। और विटामिन सी से कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ई से नपुंसकता आती है। विटामिन के से रक्त का थक्का नहीं बनता। और विटामिन पी से की कमी से कोशिकाएं दुर्बल व प्रतिरोधक शक्ति में कमी आती है। बाकी इनके रासायनिक नाम है: विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन B1 का थाइमीन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B6 का पायरिडॉक्सिन, B7 का बायोटीन, B9 का फॉलिक अम्ल, B12 का साइनोकोबालामिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल, विटामिन ई का टोकोफेरोल, विटामिन के का नेफ्थोक्वेनेनोल व फिलोफिनोल, पी का निकोटेनामाइड। एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र है। यह है परिरक्षा तंत्र। इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके रोग के विषाणु का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यह रोगी के शरीर में जगह जगह से फूल जाता है। खून का संचार अव्यवस्थित हो जाता है। परिरक्षा तंत्र इसका प्रभावित अंग है। प्रत्येक क्रिया में सदैव विपरीत व एक समान प्रतिक्रिया होती है। यह कथन न्यूटन का तीसरा नियम है। भौतिकी के पिता न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में अपने पहले गति के नियम का प्रतिपादित किया। न्यूटन की गति में के निम्नलिखित 3 नियम प्रतिपादित किए गए। प्रथम जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम। द्वितीय नियम भी था और तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात 2 वस्तुओं की प्रतिक्रिया पारस्परिक क्रिया से एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है वस्तु पर। इससे किसी एक बल को क्रिया व दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। इसलिए इसी क्रिया को क्रिया प्रतिक्रिया बल कहते हैं। कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति कहलाती है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। 1 वाट 1 जूल पर सेकेंड 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती है। पहली तो है चालन। यह ऊष्मा का
प्रसार कणों में कंपन द्वारा होता है। संवहन, इसमें ऊष्मा का संचरण कणों की स्वयं की गति के कारण होता है। वायुमंडल में संवहन विधि से ही गर्म होते हैं। विकिरण, इस विधि में प्रसार तरंगों के रूप में होता है। विकिरण में ऊष्मा का संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसके द्वारा ऊष्मा का संचरण निर्वात में होता है। दाब वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक बढ़ता है। दाब वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक बढ़ता है। एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल दाब कहलाता है। दाब का सूत्र है बल बट्टे क्षेत्रफल। दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। दाब की एमकेएस यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वायुमंडल में दाब को एटीएम में मापा जाता है। एटीएम बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। दाब का मान उपस्थित क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। P समानुपाती 1/A। दाब में वृद्धि के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ता है। ऊंट के पैर रेगिस्तान में नहीं धंसते, क्योंकि ऊंट के पैर का क्षेत्रफल अधिक होता है, जिस कारण दाब कम लगता है। नुकीली कील को दीवार में ठोकने पर आसानी से अंदर धंस जाती है, क्योंकि कील का क्षेत्रफल कम होता है। कील क्षेत्रफल कम घेरती है। ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। ऊर्ध्वपातन का अमोनियम क्लोराइड में पाया जाता है। कुछ ठोस पदार्थों को गर्म करने पर बिना द्रवित हुए सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, तथा वाष्प को ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले पुनः ठोस में बदल जाते हैं। इस गुण को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जिसे नौसादर, आयोडीन, कपूर, नेप्थिलीन आदि इसके उदाहरण है। 1 kg पानी में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है 1000 कैलोरी। 1 डिग्री बढ़ाने में विशिष्ट ऊष्मा 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। S बराबर डेल्टा Q/md थीटा आएगी। 1 ग्राम जल को गर्म करने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार 1 लीटर जल को गर्म करने के लिए 1000 कैलोरी अथवा 4200 जूल की आवश्यकता होती है। एक उत्तल गोलीय दर्पण का प्रतिबिंब बनता है। इसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी, सीधा, वास्तविक, उल्टा इस प्रकार बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी व सीधा बनता है, तथा उसका आकार सदैव बिंब से छोटा होता है। उत्तल दर्पण के लिए यह है हमारे पास। यदि उत्तल लेंस में बिंब F1 बाईं ओर फोकस तथा प्रकाश केंद्र के मध्य रखा जाए तो प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनेगा, व अन्य परिस्थितियों में प्रतिबिंब का आकार प्रतिबिंब वास्तविक या उल्टा होता है। इस प्रश्न में अंग्रेजी संस्करण में लेंस, इसमें कुछ हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन की वजह से, इश्यू की वजह से क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया। एक आपतित प्रकाश की किरण यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घुमाव होगा। परावर्तित किरण का घुमाव 2 थीटा होगा। यदि आपतित किरण नियत रखे हुए दर्पण से थीटा डिग्री घुमाया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा डिग्री कोण पर घूम जाती है। दूरदृष्टि रोग के मरीज को चश्मा दिया जाता है उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि रोग को उत्तल लेंस का चश्मा दिया जाता है। निकट दृष्टि को उत्तल लेंस का, जरा दूरदृष्टिता से द्विफोकल लेंस का, व दृष्टि वैषम्य दोष वाले को बेलनाकार चश्मा। यहाँ से ध्यान रखने का, दूरदृष्टि में उत्तल लेंस, निकट दृष्टि में उत्तल लेंस, जरा दूरदर्शिता में द्विफोकसी लेंस और दृष्टि वैषम्य दोष में बेलनाकार लेंस का। अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति होती है। अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति होती है हमारे पास 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की होती है। अपश्रव्य की तो 20,000 से कम होती है। श्रव्य यानी ऑडिएबल की 20 हर्ट्ज से, अपश्रव्य की तो 20 हर्ट्ज से कम होती है। श्रव्य की होगी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की, और पराश्रव्य की होगी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की। ध्वनि का तारतत्व निर्भर करता है, ध्वनि का तारतत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारतत्व, ध्वनि का मोटापन या पतलापन तारतत्व कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है, उच्च व निम्न तारतत्व। उच्च तारतत्व होता है ध्वनि का तारतत्व उच्च हो तो वे पतली होती है। उच्च तारतत्व की ध्वनि कानों में चुभन पैदा करती है, वह ध्वनियाँ प्रभावशाली होती है इस प्रकार की, जैसे महिला, मच्छर व पक्षी की आवाज़। जिन ध्वनियों का तारतत्व निम्न होता है वे मोटी होती है, कानों में चुभन कम पैदा करती है और अधिक प्रभावी नहीं होती, जैसे कौवा, पुरुष व शेर की ध्वनि। दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, उस पृष्ठ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। एक बल्ब 100 वाट 200 वोल्ट के 160 वोल्ट के साथ जोड़ा गया है। शक्ति का हाश होगा, शक्ति का हाश यहाँ से सूत्र होगा, यहाँ से हमारे पास 160 वोल्ट से जोड़ा गया 200 वोल्ट का है ये, तो 160/200 का होल स्क्वायर गुणा 100 आएगा। यहाँ से P1 V1 बराबर P2 V2 इस फॉर्म में लिखेंगे तो उससे हमारे पास P1 की वैल्यू आ जाएगी 64। यहाँ से हमारे पास P1 V1 नहीं, सॉरी,
यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला होगा P1/P2 बराबर V1/V2 का होल स्क्वायर। P1/P2 बराबर V1/V2 का होल स्क्वायर, उस फॉर्मेट से हमने यहाँ से फॉर्मूले से निकाला है। P1/V1 बराबर P2/V2 का होल स्क्वायर, P1/P2 बराबर V1/V2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ काम में लिया है। 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? 1 किलोवाट घंटा मात्रक है यहाँ से ऊर्जा का मात्रक है जूल, जिसे 1 किलोवाट घंटा भी है शक्ति का जूल पर सेकेंड या वाट, और विद्युत आवेश का कूलाम और विद्युत धारा का एम्पियर। किलोवाट घंटा मात्रक या यूनिट 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो एक परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की शक्ति हो। यदि प्रत्यावर्ती धारा शिखर पर विद्युत वाहक बल E0 है तो वर्ग माध्य मूल विद्युत वाहक बल का मान होगा, यहाँ से मान होगा E0/√2। यहाँ से अगर प्रत्यावर्ती धारा का शिखर बल E0 है तो वर्ग माध्य मूल मान होगा E0/√2। अपमार्जक जटिल लवण है सोडियम का। यहाँ से साबुन और अपमार्जक 2 दिए गए हैं। ये दीर्घ श्रृंखला के कार्बन परमाणु वाले वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। यह केवल मृदु जल में घुलनशील होते हैं और कठोर जल में नहीं। अपमार्जक होंगे ये सल्फोनिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ये मृदु व कठोर दोनों प्रकार के जल में अघुलनशील होते हैं। टेक्स्ट व तस्वीरों को भेजने के लिए किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया गया है? फैक्स का उपयोग किया जाता है। यह किसी दस्तावेज में मुद्रित लेख या प्रमाण पत्र आदि की वैसी ही प्रतिलिपि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए फैक्स मशीन का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक फैक्स मशीन में एक फैक्स नंबर दिया जाता है जिसपे उसका टेलीफोन नंबर होता है जब भी कहीं फैक्स करना हो तो। सर्वप्रथम फैक्स मशीन को उस स्थान के टेलीफोन कोड सहित वहां फैक्स मशीन के नंबर डायल किया जाता है। धातुओं में वेल्डिंग के लिए निम्न में से किन गैसों का मिश्रण होता है? वेल्डिंग होता है ऑक्सीजन पर एसिटिलीन का। एल्काइन श्रेणी का प्रथम स्थायी सदस्य एथाइन है जो एसिटिलीन नाम से प्रचलित है। एसिटिलीन का प्रयोग आर्क वेल्डिंग के लिए ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के रूप में जो ऑक्सीजन गैस व एसिटिलीन को मिश्रित करने में किया जाता है। टंगस्टन तत्व का संकेताक्षर है W। टंगस्टन का W है और थेलियम का Ti है, टेल्यूरियम का Te है और थ्यूलियम का है Tm। विश्व उष्णता के लिए जिम्मेदार गैस है, यह होगी CO2। महासागरों पर बर्फ के पहाड़ों को तथा पृथ्वी का पूरा पर्यावरण और धरती की सतह का क्रमिक रूप से गर्म होना ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से गैस उत्तरदायी है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड। नाभिक का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके प्रोटॉन की संख्या के। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन की संख्या परमाणु की संख्या को प्रदर्शित करती है। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन सम्मिलित संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर अधिक पानी से धोया जाता है। वह वैसलीन लगाने से पूर्व निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार किया जाता है? यह क्या आता है? सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से पुनः पानी से धोया जाता है। अम्ल से जलने पर क्षारीय सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से धोना चाहिए ताकि अम्लता दूर हो जाए। तत्पश्चात साफ पानी से धोना चाहिए। वह स्थान जहाँ छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केंचुए आदि अपने स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं उसे कहते हैं टेरेरियम। टेरेरियम कहते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ सही कथन अगर देखें तो एक तो है शिक्षा कार्यक्रम में उद्देश्य दिशा निर्देश का कार्य करते हैं। केवल विद्यालय कार्यक्रम का उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं और प्राप्य उद्देश्य विद्यालय कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। उद्देश्य तथा प्राप्य उद्देश्य एक दूसरे के घनिष्ठ रूप से संबंधित है, यद्यपि दोनों अलग अलग है। उद्देश्य का या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम जो मार्ग अपनाते हैं वह प्राप्य उद्देश्य कहलाता है। विषय विशेष के उद्देश्य असाध्य होते हैं तथा प्राप्य उद्देश्य उन उद्देश्यों की प्राप्ति के साधन होते हैं। उद्देश्य व प्राप्य उद्देश्य में अंतर निम्नलिखित है। उद्देश्य दीर्घकालीन व प्राप्य उद्देश्य अल्पकालीन होते हैं। उद्देश्य क्षेत्र व्यापक या असीमित होता है, जबकि इसका प्राप्य का क्षेत्र संकुचित व सीमित होता है। मापन व मूल्यांकन से संभव नहीं है। मापन मूल्यांकन में संभव है। प्राप्य उद्देश्य वह व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य वस्तुनिष्ठ। सामान्य कथन होते हैं इनके। उद्देश्य के और प्राप्य उद्देश्य निश्चित व विशिष्ट कथन होते हैं। प्राप्य उद्देश्य समाहित होते हैं जबकि प्राप्य उद्देश्य का ही एक भाग होते हैं। इनके स्रोत समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र व संपूर्ण शिक्षा शास्त्र होते हैं उद्देश्य के, जबकि प्राप्य उद्देश्य केवल मनोविज्ञान होते हैं। अधिगम को निर्देशित करने में सहायक नहीं है, जबकि अधिगम को दिशा निर्देश प्रदान करने में प्राप्य उद्देश्य सहायक है।